Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting episode of Health Talk with MMC जनरल हॉस्पिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्टूडियो में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए उनकी मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। नाज़रीन, आज हमारी जो सेशन है वो रिगार्डिंग डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी की है। 2021 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने एक स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग डायबिटीज़ इन पाकिस्तान रिकॉर्ड किया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 26.7% प्रेवेलेंस रेट है डायबिटीज़ का इन एडल्ट इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि तकरीबन 33 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इन पाकिस्तान। और नाज़रीन, अगर इसका डेटा देखा जाए तो उसमें लिखा गया है कि 56% जो मोर्टिलिटी रेट है, डेथ्स है, वो उसका जो रोल है डायबिटीज़ का है। तो ये एक बड़ा अहम इशू है और लोग इससे सफ़र हो रहे हैं। कुछ डेटा में तो है कि हर थर्ड पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इन पाकिस्तान। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, पाकिस्तान रैंक कर रहा है थर्ड पोजीशन पे डायबिटीज़ में। तो इस पे डिफरेंट टॉपिक्स सेमिनार्स हो भी रहे हैं और हमारा मकसद भी ये है कि इस पे आज हम बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जिसमें एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसके साथ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। तो एक एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में हम एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हैं और ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर दुर्रा अमीन है। वेलकम मैडम इन द स्टूडियो ऑफ एमएमसी जनरल हॉस्पिटल। थोड़ा सा बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करती हैं और अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। थैंक यू लियाकत भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दुर्रा अमीन है और मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने अपनी पहली स्पेशलाइजेशन 2015 में जनरल मेडिसिन में किया है और फिर सेकंड स्पेशलाइजेशन जो है मेरी वो एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजी में है और ताल्लुक़ मेरा पेशावर से ही है। थैंक यू सो मच मैडम। केपीके में डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तादाद, जो क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तादाद बहुत कम है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि डायबिटीज़ प्लस एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। अच्छा, इसमें तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि मैं एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजी में एज कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। डायबिटोलॉजी या डायबिटीज़ तो ज़्यादातर लोगों को मालूमात है ही कि किस बीमारी का नाम है, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस या आगाही नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी मेडिकल की ऐसी फील्ड है जिसमें हम हार्मोन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको देखते हैं। अब जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बहुत कॉमन है, आम है, लेकिन आवाम को इसके मुतालिक ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसमें ऐसी बीमारियां जिसमें आप देखें कि बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं या उनमें बलूगत के मसाइल आते हैं, बलूगत वक्त से पहले आ जाए या डिले हो जाए। इसी तरह ख़वातीन के अंदर माहवारी के मसाइल आते हैं, चेहरे में गैर ज़रूरी बालों का निकलना, जिस्म का बहुत तेज़ी के साथ वज़न में कमी आना या बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किसी का वज़न बढ़ने शुरू हो जाता है। इसके अलावा हर वक्त थकावट का एहसास होना, पेट में दर्द रहना, मतली, उल्टी वग़ैरह का आना। फिर इसी तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में एक ट्रेंड है कि लोग हकीम या होम्योपैथिक या इस किस्म की मेडिसिन लेते हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उनमें अक्सर वो स्टेरॉइड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इसकी वजह से हो जाता है। इसी तरह गिलहर से रिलेटेड मुख्तलिफ अमराज हैं, वो सारे हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो है ना डील करते हैं। अच्छा मैडम, हम तो ये समझ रहे थे कि जो डायबिटोलॉजिस्ट है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है ये सिर्फ शुगर का इलाज करते हैं, और इसके अलावा जो आपने बड़ी डिटेल में बात की कि जो कद का कम होना या हार्मोनल चेंजेस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, ये तो बड़ा अहम इशू है। और बिल्कुल, बल्कि इसमें तो ये कि ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड अक्सर मसाइल ऐसे हैं। यूजुअली हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बस एक कॉमन बीमारी है और एज के साथ ये हो जाती है लोगों को, लेकिन अक्सर ब्लड प्रेशर की भी जो वजहात होती हैं उनमें हार्मोन का इम्बैलेंस होना बड़ा कॉमन होता है। तो वो मरीज़ को चूँकि ख़ुद भी आगाही नहीं होती, जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी इस मुतालिक ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो मरीज़ बेचारा उस वक्त हमारे पास आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से गुजर चुका होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लोगों को मालूम होगा कि इन बीमारियों की असल रीज़न क्या है,
तो वो फिर डेफिनेटली के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन है कि बांझपन औरतों में ज़्यादा होता है और वो डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, तो आया ये बी एंडोक्राइनोलॉजी के एक शाख से वही बार उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है? इंडिया का तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बांझपन ख़वातीन और मर्द दोनों के अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। अब उसमें एक वजह नहीं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इवन पैदाइश के टाइम से लेके कुछ ऐसे नुक्स होते हैं जो उस वक़्त कभी तो नज़र आ जाते हैं और कभी नज़र नहीं आते। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बच्चे और बच्चियों के जो जेनिटेलिया होते हैं या जो उनके मखसूस आज़ा होते हैं, उनमें ऐसे नकाइस होते हैं जो कि बाज़ तो बच्चे के माँ बाप बड़ी आसानी से पिक कर लेते हैं और वो उसका D1 से ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर मुस्तकबिल में वो इस किस्म के मसाइल का शिकार नहीं होता। लेकिन बाज़ हमारे यहाँ लोगों को उससे मुतल्लिक आगाही नहीं होती है, तो ये बच्चे बेचारे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स के उसमें आ जाते हैं जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते और उन्हें फिर बाद में मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बांझपन की ज़्यादातर वजूहात मर्दों और ख़वातीन में जो होती है वो इन इश्यूज से रिलेटेड होती हैं, उसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेकिन अब यह है कि अवेयरनेस की वजह से अगर मरीज़ खुद नहीं तो कोई गायनोकोलॉजिस्ट या कोई यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो मरीज़ हमारे पास रेफ़र कर देता है। अच्छा मैडम, ये जो शुगर है ये काबिल इलाज है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये कब तक ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन। शुगर या ज़ियाबतीज़ जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं बहुत कॉमन है, काबिल इलाज बीमारी है, बड़ी आसानी से इसकी तशख़ीस भी हो सकती है, इलाज भी मुमकिन है, लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। अब शुगर बजाते ख़ुद तो आपको ऐसा उस वक़्त नुकसान नहीं देती है, लेकिन शुगर से आपके जिस्म में सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर वज़ू के मुतासर होने का ख़तरा होता है। इससे बाल भी गिरते हैं, जिल्द पे बार बार दानों का निकलना, जिल्द का खुश्क होना, अल्सर्स बनना, फिर इसी तरह आँखों में नज़र की कमी होना, मोतियाँ आ जाना, इसके अलावा दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, हाज़मे का जो हमारा सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है, नसें जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो एक नहीं, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो शुगर से मुतासर ना होता हो। तो शुगर काबिल इलाज है, बड़ा आसानी से डायग्नोज भी हो जाता है। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे वो करना चाहूँगी कि अब शुगर के मर्ज़ में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास अगर आप चले जाएँ तो वो सिंपल एक जो पुराना कॉन्सेप्ट होता था कि जी टाइप 1 है या टाइप 2 है, अब चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। जैसे अगर किसी को बचपन में शुगर हो जाती है या बिल्कुल जवानी में होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप 1 हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी शुगर की अक़साम है जो कि एक माहिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही आपके लिए डायग्नोज कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उस मरीज़ को इंसुलिन के साथ ही ट्रीट करें। अब बचपों के अंदर भी और लड़कपन के अंदर भी शुगर की इस किस्म की अक़साम आ गई हैं कि जो गोलियों के साथ भी जो है ना उनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो उसमें मैं कहती हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें, क्योंकि ना सिर्फ कि उसने ये डायग्नोज करना है कि आपको शुगर है, उसने ये भी डायग्नोज करना है कि ये किस टाइप की शुगर है, ये किस किस्म के ट्रीटमेंट को जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगी, और आप फ्यूचर में इन सारी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं अगर एक प्रॉपर बंदे से आपने कंसल्टेशन ली है। एक मिनट मैडम, बहुत शुक्रिया। मैडम ये मुझे बताएं कि लोगों में एक होप होता है और लोग बताते हैं कि इंसुलिन आपने लगा दिया तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन लगाएंगे, तो ये होप क्यों है और आया इंसुलिन अहम है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए? अच्छा, पहले तो ये है ना कि चूंकि हमारा ये सेशन बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, तो मैं लोगों को बताऊं कि इंसुलिन से आप ना डरें। इंसुलिन तो नेचुरली भी अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर बनाई है। इट्स जस्ट लाइक कि जब वो अंदर का निज़ाम जो है उस काबिल नहीं रहता कि वो आपके एक्सेसिव शुगर के लोड को कंट्रोल कर सके, तो हम बाहर से डालते हैं। तो पहला तो मिसकंसेप्शन ये लोगों को वो करना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको बाहर से दे रहे हैं और कोई हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो आपको नुकसान देगी। ये तो वही नेचुरल चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में वैसे ही बनाई हुई है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली, डायबिटीज़ की हर किस्म के लिए आपको शुगर की इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। मखसूस किस्म की शुगर की ऐसी अक़साम है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें आपके मरीज़ का इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता।
फिर बाद सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे हमल के दौरान किसी को अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और लेवल बहुत हाई चल रहे होते हैं, आपके पास बाद शुगर से रिलेटेड एमरजेंसीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपर ऑस्मोलर कोमा, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा कहते हैं। इनके अंदर हमें इमरजेंसी उसमें इंसुलिन लगानी पड़ती है। कभी कभी आपका मरीज़ इमरजेंसी में आता है, उसको इमरजेंसी सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होती है, हाई लेवल्स होते हैं, तब हम इंसुलिन लगाते हैं। या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनमें शुगर के लेवल काफ़ी अर्से से अनकंट्रोल चल रहे होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो लगाते हैं। लेकिन जब अगर एक दफ़ा किसी को स्टार्ट हो जाती है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो सारी उम्र इंसुलिन पे ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ खुद कितना मोटिवेटेड है, वो अपने शुगर के लेवल को कितना जल्दी कंट्रोल कर सकता है। एग्जैक्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, थेरेपी के साथ अच्छी एडहेरेंस रखने के ज़रिए, तो उसको फिर हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो जनरल जो आम में ये खौफ है, इसको जो है ना थोड़ा चाहिए कि हमें भी ऐसे डॉक्टर्स की हैसियत से लोगों को अवेयरनेस दें कि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके फ़ायदे के लिए है और प्लस इट्स अ नेचुरल थिंग। अच्छा मैडम, एक डेटा भी है, स्टेटिस्टिक्स भी है कि सम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाता है, तो आया जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उनको अपनी चेकअप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखानी चाहिए? और अगर ये शुगर उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो ये बाद में ख़त्म हो जाता है कि नहीं, उसी तरह रह जाता है? अच्छा लियाकत, इसमें दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो ख़वातीन है जिन्हें पहले से शुगर है और अब उनमें हमल हो जाता है या प्रेगनेंसी हो जाती है, और दूसरा ग्रुप उन ख़वातीन का है जिनमें पहले कभी शुगर नहीं थी, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और स्क्रीनिंग की वजह से उनमें मालूमात होती है कि भाई अब इनको शुगर है। तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों सूरतों में, चाहे आपको पहले से शुगर थी और अब हमल के दौरान डायग्नोज हुई है, आपको अपनी प्रेगनेंसी में पहले से ज़्यादा जो है ना एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस किस्म की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसी ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से झटकों का होना, बच्चे का टाइम से पहले डिलीवर हो जाना, एबॉर्शन होना, बच्चों में ख़ासतौर पे ऐसी ख़वातीन जिनमें पहले से शुगर होती है और पहले 3 माह के दौरान वो कंट्रोल नहीं करते हैं, अक्सर जो है बर्थ के डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उनके गुर्दे बनने के अमल मुतासर हो सकता है, दिल के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं इनसे रिलेटेड जो है डिफेक्ट हो जाते हैं। तो पहले तो ये कि ऐसी ख़वातीन को हर हाल में चाहिए कि वो प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक डायबिटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट जो है ना वो करवाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनको पहले से मालूम होता है वो तो चले आसान केसेस हैं। अभी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि तमाम ख़वातीन को, स्पेशली वो जो कि हाई रिस्क हैं, यानी जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी ख़ानदान में शुगर की हिस्ट्री है या पहले किसी हमल में उनको शुगर रही है, उनको चाहिए कि वो जैसे उनका हमल ठहरता है उनके अंदर हम ये शुगर की तशख़ीस के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो करवाएं। और रूटीन में गायनेकोलॉजिस्ट इस किस्म के टेस्ट जो हैं वो करती हैं, और वंस वो उसमें डायग्नोज हो जाए तो फिर वो ऐसे मरीज़ हमें रेफ़र करती हैं। अच्छा, जो हमल के दौरान जिनको पहली दफ़ा शुगर होती है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये ख़वातीन जब एक दफ़ा डिलीवरी हो जाती है तो इनमें शुगर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनमें वो रिज़ॉल्व नहीं होती है और वो इस प्रोसेस के दौरान ही जो है वो जारी रहती है। तो ऐसी ख़वातीन को फिर इसलिए भी हम जो है इवन आफ्टर डिलीवरी भी जो है इनके ऊपर जो है ना हम रेगुलर फॉलोअप्स जो है वो रखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम डिलीवरी के विदिन 3 मंथ्स इन्हें ज़रूर जो है ना एक दफ़ा बुलाते हैं और दोबारा टेस्ट करके देखते हैं कि आया वो शुगर ख़त्म हो गई है कि नहीं। और फ्यूचर के लिए उनको हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमेशा साल में कम से कम एक दफ़ा अपना HbA1c या कोई और शुगर का टेस्ट करवा के ये चेक रखना है, क्योंकि ऐसी ख़वातीन में बहुत चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर में भी शुगर डेवलप कर लेंगे। मैडम, आपने HbA1c की बात की, तो वैसे डायबिटिक पेशेंट्स को अपने लिए कितने अरसे बाद HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए? अच्छा, जो पहले से डायबिटिक हैं तो उनमें HbA1c कराने की फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है उनका कंट्रोल कैसा है। जैसे अगर हमारे पास एक मरीज़ आता है, वो बहुत पोअरली कंट्रोल है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो हम उसको 3 मंथली करते ही रहते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका कंट्रोल अच्छा हो जाए या उसकी जो कोमॉर्बिडिटी साथ साथ चल रही हैं, जैसे दिल का मसला है या गुर्दे का मसला है या हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो सेटल होता है कि नहीं। जिनके इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते तो उन्हें फिर हम कह रहे थे कि आप 6 मंथ में एक दफ़ा करा लें। और फिर जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो बड़ा अच्छा अपना शुगर लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं, अब इसमें हमारे पास बाज़ ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जो इतनी अच्छी परहेज़ और इतने अच्छा मेडिकेशन ले रहे होते हैं कि जिनको हम साल में बस एक दफ़ा HbA1c करा लें तो उनके लिए काफ़ी होता है। अच्छा मैडम, ये एक हम सुनते भी हैं रेडियो वगैरह पे कि कुछ लोग जो हकीम वगैरह होते हैं या वो कहते हैं यार बस आप आ जाए हमारे पास, शुगर कम्प्लीटली ही ख़त्म हो जाएगा आपका, आपको ना परहेज़ की ज़रूरत है। आप तो ये कितना गलत है और इस पे आप
कुछ हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि इसके कंसिक्वेंसेस कितने खतरनाक है। अच्छा, इसमें इस तरह के दो तरह की, मैंने आपको बताया मोटे तौर पे दो तरह के ही ग्रुप होते हैं डायबिटिक मरीजों के। एक वो तो जो बिल्कुल इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं होता। हमने देखा है कि ज़्यादातर ये यंग एज के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, तो इनमें भी ये तो इनके लिए बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, बल्कि इनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ले जाते हैं या होम्योपैथिक्स के पास या हकीमों के पास। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। उनका तो इंसुलिन के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता, और अगर आप उनकी इंसुलिन स्टॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी ज़िंदगी को रिस्क पर डाल रहे हैं। एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरे वो ग्रुप होते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, आमतौर पे मिडिल एज के लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मोटे होते हैं, खुराक में बदपरहेज़ी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये उनकी कॉजेज़ होती हैं। अब ऐसे मरीज़ों में इस तरह है कि अगर वो अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, परहेज़ करते हैं, दवाइयाँ बाकायदगी से लेते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसको हम डायबिटीज़ इन रेमिशन कहते हैं, जिसमें ऑफ द मेडिकेशन उनका गुजारा हो सकता है, लेकिन उसमें भी है कि उन्होंने परहेज़ और लाइफस्टाइल मेंटेन रखा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परहेज़ भी ना करें, आप अपना लाइफस्टाइल भी चेंज ना करें, आप कोई दवा भी ना लें और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे, या कंट्रोल भी नहीं बल्कि वो रिवर्स हो, ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इट्स अ मिसकंसेप्शन, ये लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच मैडम। एक आम सा क्वेश्चन ज़्यादातर लोग करते हैं कि यार हम तो इंसुलिन भी लगाते हैं, टाइम पे भी लगाते हैं, लेकिन हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो इसकी मेन रीज़न क्या है? अच्छा, ये बड़ा कॉमन है। इसमें 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये होता है कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, तो इंसुलिन लगाने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है। इंसुलिन इज़ नॉट लाइक अ कॉमन मेडिसिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है? तो उसको लगाने का अपना एक तरीका है कि आपने उसकी कोल्ड चेन मेंटेन की है कि नहीं, आपने लगाने से पहले उसके वाइल को कहीं शेक तो नहीं कर लिया, क्योंकि इससे वो डीनेचर हो जाती है। फिर इंजेक्शन लगाने का अपना तरीका होता है कि आप सिरिंज को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं कि नहीं, जिस्म में किस जगह पे लगा रहे हैं। मैं कितने मरीज़ देखती हूँ जिनको कितने पुराने साल की शुगर होती है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब, टीका तो हम बड़ा टाइम पे लगाते हैं, लेकिन इसके साथ कोई मसला है कि कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन अगर आप उनकी टेक्निक वगैरह देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा वो लगा ही इस जगह पे रहे होते हैं, या वो बाजुओं में या बिल्कुल नीचे टांगों में लगा रहे होते हैं जी, जहाँ से वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। दूसरा इशू ये होती है कि कहीं ना कहीं मसला उनकी खुराक में ज़रूर होता है। हमारे यहाँ लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। लोगों को हम कितनी दफ़ा समझाते हैं कि मीठे से परहेज़, तो उनको लगता है कि चीनी से परहेज़ है, लेकिन गुड़ से परहेज़ नहीं है। वो समझते हैं कि ये नेचुरल है, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह गंदम जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा शुगर लेवल रेस करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को ऊपर करती है। उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं है, वो उसको परहेज़ में नहीं कंसिडर करते हैं। प्लस लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए। वो गली मोहल्लों में या नेबर्स जो भी उनको बता देते हैं कि ज़मीन के ऊपर सब्ज़ी है और नीचे नहीं है, तो इसको खाना है, इसको नहीं खाना। तो बहुत सारे ग़ज़ा के ऐसे अज्जा जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत दे सकते हैं, शुगर के मरीज़ के लिए अच्छे होते हैं, वो नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो उनके ख़्याल में उनको लगता है कि नेचुरल है, जैसे गुड़ है, उसका इस्तेमाल वो नहीं छोड़ते। तो जो बड़े रीज़न्स हैं कि आप इंसुलिन लगा भी रहे हैं और आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये है कि या तो इंसुलिन की टेक्निक में आपके साथ कोई गलती चल रही है, आपको ये नहीं पता कि अगर एक दफ़ा मैंने इंसुलिन का वायल खोल लिया तो उसको मैंने कितने दिन के अंदर इस्तेमाल करना है और फिर मैंने उसको डिस्कार्ड करना है, मैंने किस जगह पे, किस टेम्परेचर पे रखना है। और फिर ये कि परहेज़ का तो डेफिनेटली इशू ज़रूर होता है हमारे मरीज़ों में। मैडम, रमज़ान आ रहा है, उसके लिए आप हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ अपनी रिकमेंडेशन काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि रमज़ान में हर डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि रमज़ान से पहले, नॉट इन रमज़ान, उससे पहले वो जाके अपने डायबिटोलॉजिस्ट को या अपने कंसल्ट फिजिशियन को ज़रूर दिखाए, बिकॉज़ वो ये आपके लिए डिसाइड करेगा कि क्या आप रोज़े में फ़ास्ट कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि हम हर मरीज़ को मना कर रहे होते हैं, इसकी अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस होते हैं, अपने स्कोरिंग सिस्टम होते हैं कि भाई मरीज़ में अगर ये इश्यूज़ हैं, उसको पहले शुगर लेवल डाउन रह चुका है, उसके गुर्दे या दिल का इस किस्म का मसला है, इस सिवियरिटी का है, तो वो रोज़ा रखे या ना रखे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे रमज़ान के रोज़े बड़े अच्छे तरीके से रख सकें, तो उस सिलसिले में भी आपका नॉलेज आपकी हेल्प करता है। वो आपको बताता है कि भाई इतने लेवल से कम है या ब्लड शुगर लेवल एक ख़ास रेंज से ज़्यादा है, तो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप 2-3 रोज़े रख लें उन्हीं लो या हाई लेवल्स के साथ, और वो एहतियाती तदबीर ना अख्तियार करेंगे। जैसे अक्सर हम रमज़ान में अपने जो इंजेक्शंस या गोलियों की तरतीब होती है वो चेंज करते हैं कि आप ये चीज़ अफ्तारी में ले लें और ये आप सहरी के टाइम दवाई कर लें। अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो ज़्यादातर मरीज़ों को ये इशू होता है कि वो 2-3 रोज़े तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ज़रूर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से बाकी सारे जो रमज़ान है वो रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप रमज़ान आने से पहले अपने मौलिज को मिलें,
वो आपकी रिस्क सर्टिफिकेशन करेगा, आपको बताएगा कि क्या आप रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, और फिर अगर आपने रोज़ा रखना है तो आपने कौन सी दवाई सहरी में लेनी है, कौन सी अफ्तारी में लेनी है, डाइट में किस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, किस चीज़ का इस्तेमाल आप कम कर दें। तो इसलिए मॉलिज को मिलना बहुत ज़रूरी है रमज़ान से पहले। अच्छा मैडम, एक चूँकि हमने इंसुलिन की बात की, यूजुअली पेशेंट्स अपने लिए सिरिंज वगैरह ले लेते हैं और वो कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो आम तौर पर एक सिरिंज जो डायबिटिक पेशेंट हैं इंसुलिन के लिए कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए आइडियली तो सिरिंज जो है वो डिस्पोजेबल बनी होती है। डिस्पोजेबल चीज़ का मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करें और डिस्कार्ड कर दें। लेकिन चूंकि अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स होते हैं, तो उस वजह से हम उन्हें कहते हैं कि आप ये 2 या 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और उसका एक और जो मरीज़ के लिए आसान समझने का तरीका हो सकता है कि जब वो आपको हर्ट करने लगे, इंसुलिन की सिरिंज इस तरीके से डिज़ाइन हुई होती है, ये नीडल इतनी फाइन होती है कि आपको दुखाती नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इंजेक्ट करें और वहाँ से पेन हो रहा है आपको वहाँ पे, या वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी टेक्निक का इशू है, या आपकी नीडल जो है ना वो ब्लंट है, तो वो फिर आपने यूज़ नहीं करनी है। बेस्ट इसके 2 या 3 डेज से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। हमारे कल्चर में एक इशू ये भी है कि लोग मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन मैं हर कंसल्टेंट से करता हूँ, तो स्पेशली रिगार्डिंग डायबिटीज़ के, एक बंदा मेडिसिन ले लेता है शुगर का, वो कहते हैं कि यार ये मैं इस्तेमाल करूँ, इससे मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है। तो क्या डायबिटीज़ में सेल्फ मेडिकेशन रिगार्डिंग शुगर कंट्रोल के लिए अगर कोई अपनी सेल्फ मेडिकेशन खुद स्टार्ट कर दे तो ये खतरनाक है कि नहीं, बस ठीक है? नहीं, शुगर के मरीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आपका वज़न भी कम कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके अंदर इंसुलिन के सिक्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं। अब जो इस किस्म की दवाइयाँ होती हैं तो अक्सर उनसे एकदम शुगर लेवल डाउन होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो मे बी जो दवाई आपको सूट कर रही है, आपका वज़न ज़्यादा था, आप फिज़िकली इनएक्टिव थे, तो वो डॉक्टर ने वो सोच के आपको लिखी है। लेकिन हो सकता है कि मेरी वेट इतना ज़्यादा नहीं है, मैं फ़िज़िकली ज़्यादा एक्टिव हूँ, और वही दवाई जो आप खा रहे हैं उसने आपको फ़ायदा दिया है, हो सकता है वो मेरे शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन कर ले, मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अपने मौलिक से, और वो भी प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि सब वही डिसाइड कर सकता है कि आपको किस टाइप की डायबिटीज़ और किस किस्म की मेडिसिन आपके लिए जो है कारआमद साबित होगी। मैडम, आपने वेट की बात की, तो आया एंडोक्राइनोलॉजी में ओबेसिटी का इलाज पॉसिबल है? अच्छा, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा एंडोक्रिनोलॉजी से जो है ना वो ताल्लुक़ है। कभी कभी तो ये मरीज़ आता है सिंपली, तो कभी वो मैं कहता है कि जी मुझ पर बहुत ज़्यादा सूजन है, लेकिन हम जब वर्कअप करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सूजन नहीं है, उसका मोटापा है। और कभी कभी इसका उलट होता है, मरीज़ को लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, इट्स समथिंग कॉमन। अक्सर ख़वातीन में ये होता है, जब बच्चे हो जाते हैं 4-5 तो उनका ख्याल होता है कि इट्स नेचुरल कि हमारा वेट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर हार्मोनल असेसमेंट करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन में ऐसी बीमारियां हैं, हार्मोन से रिलेटेड ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपका वज़न जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ने शुरू हो जाता है। तो मोटापे का इलाज जो है वो एंडोक्राइन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और इसका इलाज मुमकिन है। मैडम, लास्ट में हमारे नाज़रीन को कुछ टिप्स काइंडली बता दीजिएगा कि वो कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकें। अच्छा, ज़्यादातर जो कॉमन होती है डायबिटीज़ तो वो टाइप 2 ही होती है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट का है। आप एक सिंपल डाइट इस्तेमाल करें, फिज़िकली एक्टिव रहें, अपना चलना फिरना ज़्यादा रखें, डेली वॉक करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये जो टीवी या स्क्रीन के सामने हमारे जो सिटिंग आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, या मोबाइल का यूज़, जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वो सेडेंटरी आवर्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जितने रिफाइंड किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स हैं, जैसे जो फ्राइड फूड्स के अंदर होता है, जो फास्ट फूड्स के अंदर होता है, ये बेकरी का कन्फेक्शनरीज, स्वीट्स, कैंडीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि अब डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ बच्चों में और टीनेजर्स के अंदर आ रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह वो नहीं करते। सेकेंडली, अगर आपको शुगर हो जाती है तो फिर आप एक प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हर फील्ड के अंदर अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि अब वो सिंपल पहले वाले ट्रेंड्स नहीं रहे कि बस ये 2-4 गोलियां आप खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब शुगर के मुख्तलिफ अक़साम हैं। हो सकता है आपकी शुगर जो है, आप बहुत एक्टिव भी हैं, आपका लाइफस्टाइल भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको शुगर हो जाती है तो मे बी वो किसी और हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। जैसे कुछ जिन लोगों को कुशिंग सिंड्रोम हो, एक्रोमेगैली हो, स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो किसी मेडिकेशन के तौर पे, तो उनको भी अक्सर शुगर हो जाती है।
तो उसमें इलाज सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है उनको इंसुलिन दे देनी है या उनको शुगर लेवल कम करने के लिए गोलियां देनी है। उसमें फिर हम जो उसकी अंडरलाइंग कॉज होती है उसके पीछे जाते हैं कि भाई इस बंदे को फिर शुगर हुई किस वजह से। तो एक तो अच्छा लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। और दूसरा ये कि अगर कोई बीमारी आपको डायग्नोज हो जाती है तो उसको फिर एक प्रॉपर कंसल्टेंट से जो है ना उसकी कंसल्टेशन लें ताकि आप उसकी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकें। मैडम, अगर इम्यून हॉस्पिटल में पेशेंट रिगार्डिंग अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो आपकी अवेलेबिलिटी इम्यून हॉस्पिटल में किस शिफ्ट में किन दिनों पे अवेलेबल होती है? अच्छा, मैं 6 डेज़ अ वीक एमएमसी में एज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ फ्रॉम 9 to 2। और हमारा प्रॉपर एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, जैसे आप बता चुके हैं। हमारे पास एडल्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं और पीडियाट्रिक भी हैं। इसके अलावा हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे मरीज जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और स्पेशली जहाँ पे ओबेसिटी का इशू ज़्यादा प्रीडोमिनेट करा है तो उनके लिए हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट भी है। इन पेशेंट एडमिशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और प्लस ये है कि ऐसी ख़वातीन जिन्हें हमल में शुगर की शिकायत होती है या दूसरे इस किस्म के हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं और फिर साथ में प्रेगनेंसी का भी इशू चल रहा होता है तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड अपने डिपार्टमेंट है। हमारे पास कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए भी। तो हम उनको फुल फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल फॉर योर वेरिएबल टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, हमारे स्क्रीन पे अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर चल रहा है, इस पे आप एडवांस में अपनी मैडम के लिए बुकिंग करवा सकती हैं। नाजरीन, ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशंस था और हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें। आपकी सजेशन हमारे लिए अहम है। आप हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे हमें सजेशन भी दे सकते हैं। होपफुली ये प्रोग्राम आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए बड़ा अहम है। तो नेक्स्ट टाइम हम नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for your valuable time. Thank you.